हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा और आप सभी का हमारे चैनल करियर बिल्डअप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे नौ साम्राज्यवाद के नए अध्याय से। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नौ साम्राज्यवाद, न्यू एम्पेरियलिज्म की परिभाषा। साम्राज्यवाद औद्योगिक देश द्वारा गैर औद्योगिक देश पर राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व या उनका शोषण है। यह वर्चस्व सैन्य विजय या विदेशी क्षेत्र को उपनिवेश बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात विदेशी भूमि को जीतना और उन्हें स्वयं पर निर्भर बनाना। विदेशी शासक अल्पसंख्यक होते हुए भी देशी लोगों पर अपनी जाति और संस्कृति की श्रेष्ठता थोपते हैं। साम्राज्यवाद के प्रमुख घटकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: कच्चा माल और निर्यात बाजार, संरचनात्मक प्रशुल्क, मुक्त व्यापार का अधिरोपण, अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी, उपनिवेश का राजनीतिक नियंत्रण, पोर्ट्स ऑफ क्लॉस का अधिग्रहण। औद्योगिक देशों के कारखानों के अतिरिक्त उत्पादन हेतु कच्चे माल और निर्यात बाजारों की खोज के लिए यूरोपीय शक्तियों जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच उपनिवेशों पर नियंत्रण के लिए एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इससे नौ साम्राज्यवाद का उदय हुआ, जिसकी विशेषता उपनिवेशों और प्रभाव क्षेत्रों के लिए होड़ थी। 1950 के पश्चात ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिकीकरण में अग्रणी रहा। अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही औद्योगिकीकरण किया और इस प्रकार वे विदेशी बाजारों में अंग्रेजी निर्यात से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। उन्होंने अपने स्वदेशी उद्योगों की रक्षा हेतु घरेलू और विदेशी बाजारों में अंग्रेजी निर्यात को रोकने के लिए सुरक्षात्मक प्रशुल्क लगाए। इससे पहले कि औद्योगिक क्रांति शेष यूरोप में अपने पांव पसार थी, अंग्रेजों ने वाणिज्यिक पूंजीवाद के अंग के रूप में फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और हॉलैंड के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों में व्यापारिक और प्रशुल्क संबंधी प्रतिबंध आरोपित कर दिए। इस प्रकार उपनिवेशों के साथ व्यापार पर औपनिवेशिक शक्तियों का एक एकाधिकार था, परंतु उपनिवेशों को अपने स्वदेशी उद्योग की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का संरचनात्मक प्रशुल्क लगाने की अनुमति नहीं थी और उन पर मुक्त व्यापार थोप दिया गया, जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र से आयात पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जा सकता था। उपनिवेशों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेलवे में विदेशी निवेश पर उच्च दरों पर लाभ उपलब्ध होता था और औपनिवेशिक राष्ट्र विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता था और स्वदेशी निवेश हतोत्साहित करता था। उपयुक्त परिघटना को दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादियों द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी में भली भांति समझाया गया है। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया था। विदेशी निवेश ने इन निवेशों से प्राप्त होने वाला लाभ विदेशी निवेशकों की जेब में जाना सुनिश्चित किया। उपनिवेशों को राजनीतिक रूप से नियंत्रित किया गया। इसे या तो भारत की तरह प्रत्यक्ष शासन से या फिर भारतीय रियासतों जैसे मध्यस्थों के माध्यम से शासन के द्वारा किया गया। साम्राज्यवाद के दौरान एक और रणनीति थी पोर्ट्स ऑफ कॉल्स का अधिग्रहण करना, अर्थात उन स्थानों पर जहां पोत, कोयला और जल की पुनः पूर्ति कर सकते थे, उन बंदरगाहों पर कब्जा करना। औपनिवेशिक राष्ट्रों ने उन द्वीपों को जीतने का प्रयत्न किया जो समुद्री मार्गों पर स्थित थे और व्यापारिक देशों के तटों के निकट स्थित थे। अब चलिए देखते हैं नौ साम्राज्यवाद का इतिहास। नौ साम्राज्यवाद के इस रूप की पहचान 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में साम्राज्यवाद की दूसरी लहर के रूप में की जा सकती है। यह यूरोपीय उपनिवेशवाद की 15वीं से 19वीं शताब्दी की पहली लहर से भिन्न थी। यह औद्योगिक पूंजीवाद का परिणाम थी। कुछ उपनिवेशों में स्वाधीनता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था क्योंकि विश्व एक नए साम्राज्यवाद की ओर बढ़ रहा था। अमेरिका ने 1776 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व के बहुत से देशों में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। प्रारंभिक वर्षों में नेपोलियन के साथ युद्धों ने स्पेन और पुर्तगाल को निर्बल बना दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण और मध्य अमेरिका में उनके कुछ उपनिवेशों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। मैक्सिको 1821 में स्पेन से स्वाधीन हो गया था। साइमन बोलीवर ने कोलंबिया
इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला और बोलिविया को स्पेन से मुक्त कराया। 1824 में ब्राज़ील पुर्तगाल से मुक्त हो गया। इस प्रकार 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात की अवधि साम्राज्यवाद में गिरावट का एक अस्थायी दौर था, जो 1870 में पुनः उदित हुआ। यहाँ उन कारकों का संक्षेप में उल्लेख करना प्रासंगिक है जिसके कारण नव साम्राज्यवाद का उदय हुआ। राजनीतिक कारकों की भूमिका। नव साम्राज्यवाद के उद्भव के पीछे राजनीतिक कारकों का बहुलता थी। इनमें से एक 1870 से 71 में जर्मनी व इटली के एकीकरण के पश्चात इटली और जर्मनी में निरंकुश राजतंत्र का उदय होना था। इस प्रकार के एकाधिपत्य ने राज्य की ओर से होने वाली आक्रामकता में वृद्धि की, परंतु नव साम्राज्यवाद के लिए पूरी तरह से निरंकुश राजतंत्रों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वास्तव में ब्रिटेन, जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, उसके पास सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था। इस प्रकार सभी औद्योगिक शासन, भले ही वे लोकतांत्रिक या निरंकुश राजतंत्र हों, साम्राज्यवाद में लिप्त थे। औद्योगिकीकरण ने औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के निर्माण के लिए उनकी क्षुधा के साथ साथ उनकी स्वभावता में भी वृद्धि की थी। कुछ शासकों ने अपने देश की राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए साम्राज्यवाद को एक उपकरण के रूप में देखा। उपनिवेशों पर सैन्य विजय और साम्राज्य निर्माण न केवल औपनिवेशिक शक्तियों की अर्थव्यवस्था में सुधार ला रही थी, अपितु शासकों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कर रही थी। इन्हीं दो कारकों अर्थात एक सशक्त अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय गौरव ने उनके शासन को वैधता प्रदान की। इसी प्रकार के कारकों के कारण इटली और जार द्वारा शासित रूस भी उपनिवेशों की होड़ में सम्मिलित हुए थे। राष्ट्रवाद की भूमिका। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। औद्योगिकीकरण के युग में यह शीघ्र ही राज्यों के बीच आर्थिक प्रतिद्वंदिता के रूप में प्रकट हुआ। राष्ट्रवादी विचारकों द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीयता के विचारों से इन प्रतिद्वंदिता को और अधिक बढ़ावा मिला। 1868 से 1872 की अवधि में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली में राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक साम्राज्य में विस्तार की मांग उठी। निरंकुश शासक सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने और अपनी जनता के ध्यान में भटकाव लाने के लिए साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद दोनों पर निर्भर थे। औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक पूंजीवाद की भूमिका। नव साम्राज्यवाद के उद्भव में औद्योगिक क्रांति प्रमुख कारकों में से एक थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात व्यापक उत्पादन से अतिरिक्त लाभ मिला, जिससे पूंजी संचित हुई। इस धन को पूंजी निर्माण के लिए पुनः निवेश किया गया। परिवहन और संचार और संरचना में विकास से लोगों तथा वस्तुओं को तीव्र गति में ले जाना संभव हो गया था, और भाप के पोतों के विकास से विश्व भर में व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन में लगने वाले समय में कमी आई। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि होने के कारण घरेलू बाजारों में भी वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। कारखानों में कच्चे माल की मांग में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर कच्चे माल की खोज होने लगी। यूरोप में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण और अधिक उपनिवेशों की खोज आरंभ हुई, जहां यूरोपीय लोगों को बसाया जा सकता था। शीघ्र ही कारखानों में जो उत्पादन हो रहा था वह घरेलू और विदेशी बाजारों की खपत से कहीं अधिक हो गया। इसने नए उपनिवेशों की आवश्यकता में और अधिक वृद्धि की। इस प्रकार से उत्पादित माल की अधिक मांग, लाभ पूंजी निर्माण, कच्चे माल की मांग, अतिरिक्त उत्पादन और निर्यात बाजारों की मांग का एक चक्र स्थापित हो गया। अतः यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति के पश्चात पूंजीवाद जब कारखानों में मशीनों के उत्पादन से किया जाने लगा, ने साम्राज्य विस्तार पर बल दिया। प्रतिस्पर्धियों की बढ़ी हुई संख्या। 1870 के दशक के पश्चात शेष यूरोप, अमेरिका और जापान में भी औद्योगिक क्रांतियां हुईं। औद्योगिक देशों ने कच्चे माल के स्रोत और निर्यात बाजारों की आक्रामक तरीके से खोज प्रारंभ कर दी थी। भौगोलिक स्थानों में कमी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जब उपनिवेश के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध थे और साम्राज्यों का सुगमता से विस्तार हो सकता था, तो विश्व अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण था। परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसी भी प्रकार का विस्तार किसी अन्य औपनिवेशिक शक्ति की कीमत पर ही हो सकता था। इस दौड़ में प्रतिस्पर्धियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी।
इस प्रकार से उपनिवेशवाद अब साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो चुका था, क्योंकि अब औपनिवेशिक साम्राज्य को बनाए रखने और विस्तार करने के लिए सैन्य शक्ति और कठोर नियंत्रण की आवश्यकता थी। अगले 4 दशकों में 1870 से आगे उपनिवेशों के लिए होड़ प्रारंभ हो गई थी और अछूते क्षेत्र केवल चीन और अफ्रीका में ही उपलब्ध थे, जिसके लिए यूरोपीय राष्ट्रों में होड़ लगी हुई थी। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए ईसाई प्रचारकों, मिशनरीज की आकांक्षाएं और पिछड़े उपनिवेशों में श्रेष्ठ सभ्यता का प्रसार करने का भार श्वेत लोगों द्वारा अपने कंधों पर लिए जाने की धारणा ने भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह किया। बेल्जियम के सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो का शोषण करने के लिए इस धारणा को एक साम्राज्यिक रणनीति के रूप में उपयोग किया और ऐसा ही कुछ अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों ने किया। परंतु कुछ नेक व्यक्तियों ने सामाजिक सुधारों के माध्यम से लोगों के जीवन में उत्थान के लिए भी कार्य किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी भारत में 1916 में साम्राज्यवाद विरोधी होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। अन्य विषय जिन पर उन्होंने कार्य किया उनमें महिलाओं के अधिकार और आधुनिक शिक्षा का प्रसार सम्मिलित थे। नव साम्राज्यवाद शक्तियों का उदय, औद्योगिकरण की वास्तविक शुरुआत और नव साम्राज्यवाद से के पीड़ित। पहले देखते हैं नव साम्राज्यवाद शक्तियों का उदय। इटली 1870 से आगे, जर्मनी 1870 से आगे, रूस 1850 के दशक से आगे और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका 1890 के दशक तक और वहीं जापान 1890 के दशक तक। वहीं औद्योगिकरण का वास्तविक शुरुआत 1870 से आगे। इटली में नव साम्राज्यवाद शक्तियों का उदय 1870 से आगे का हुआ। औद्योगिकरण की वास्तविक शुरुआत 1870 से आगे क्या हुआ और नव साम्राज्यवाद के पीड़ित प्रमुख रूप से अफ्रीका थे। जर्मनी नव साम्राज्यवाद शक्तियों का उदय 1870 से आगे हुआ। औद्योगिकरण का वास्तविक शुरुआत 1870 से आगे और नव साम्राज्यवाद के पीड़ित थे प्रमुख रूप से अफ्रीका, प्रशांत महासागर क्षेत्र। रूस 1850 के दशक से आगे थे और औद्योगिकरण की वास्तविक शुरुआत यहाँ 1914 तक प्रारंभ हुआ। फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ तक प्रमुखता कृषि अवस्था थी और नव साम्राज्यवाद के पीड़ित थे प्रमुख रूप से मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया एवं चीन के लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका 1890 के दशक तक यहाँ नव साम्राज्यवाद शक्तियों का उदय हुआ। वहीं 1865 से आगे यहाँ औद्योगिकीकरण का वास्तविक शुरुआत हुआ। वहीं प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका का प्रभुत्व था। जापान 1890 के दशक तक आगे था। वहीं 1868 से आगे औद्योगिकरण का वास्तविक शुरुआत हुआ। वहीं प्रमुख रूप से चीन, सुदूर पूर्व और प्रशांत महासागर क्षेत्र यहाँ पीड़ित थे। अफ्रीका में उपनिवेशवाद। चलिए देखते हैं अफ्रीका के बारे में थोड़ा डिटेल से। अफ्रीका में उपनिवेशवाद। चलिए देखते हैं अफ्रीका में उपनिवेशवाद के बारे में। 19वीं शताब्दी में इसके आंतरिक क्षेत्र की खोज नहीं होने से पहले तक अफ्रीकी महाद्वीप को अंध महाद्वीप के रूप में जाना जाता था। दुर्गम क्षेत्र, गैर परिवहनीय नदियां और ऐसी ही अन्य भौगोलिक विशेषताओं के चलते ही अफ्रीका की मुख्य भूमि में उपनिवेशवाद का प्रवेश देर से हुआ और लंबे समय तक यह तटीय अफ्रीका तक ही सीमित रहा। दास प्रथा और पिछले अध्याय में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिगत अन्वेषकों द्वारा किए गए अभियानों के प्रकाशन ने यूरोपीय लोगों में इनके प्रति रुचि बढ़ा दी। इन प्रकाशनों में उन अन्वेषकों के वृत्तांत भी सम्मिलित थे जिन्होंने मध्य अफ्रीका की संपत्ति के विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए थे। वे कांगो जैसे नदियों के जलमार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत करने में सफल रहे। नदियों के नौवहन में योगदान और उनके जलमार्ग का ज्ञान होने का अर्थ था कि यूरोपीय कंपनियां और उनके सैन्य बल अब आंतरिक क्षेत्रों में पहुंच सकते थे और खनिज संपत्ति को आगे निर्यात करने के लिए तट पर वाहनों द्वारा ले जा सकते थे। बेल्जियम के सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय ने अन्वेषकों को संरक्षण दिया और यह मध्य अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने वाला पहला देश था। 1876 में उसने कांगो को अपने नियंत्रण में ले लिया और
इसका प्रबंधन निजी उपनिवेश के रूप में किया। 1885 में कांगो का कांगो मुक्त राज्य यानी कांगो फ्री स्टेट के रूप में नामांकन कर दिया गया। बेल्जियम की सफलता ने अन्य यूरोपीय शक्तियों की इनमें रुचि बढ़ा दी और उन्होंने भी अफ्रीका में उपनिवेशों की खोज के लिए प्रवेश किया। कांगो के उपनिवेशीकरण के पश्चात अफ्रीका के लिए होड़ प्रारंभ हो गई। 1914 तक अबिसिनिया, जहां 1876 में आडोवा के युद्ध में राष्ट्रवादियों द्वारा इटली की हार हुई थी, और लाइबेरिया को छोड़कर संपूर्ण अफ्रीका ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पुर्तगाल में बढ़ चुका था। अफ्रीका में भू क्षेत्र और व्यापारिक अधिकारों को लेकर यूरोपीय शक्तियों के बीच बहुत से विवाद थे। मिस्र और सूडान में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के हितों में टकराव था। बेल्जियम ने 1884 में ब्रिटेन और पुर्तगाल के बीच हुए समझौतों का विरोध किया। इसके तहत इन दोनों के प्रभाव क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई थी। चूँकि इनके द्वारा बेल्जियम को कांगो तक समुद्री पहुंच से वंचित कर दिया गया था, अतः इसने इसका विरोध किया था। अंततः यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के अतिव्यापी दावों को विभिन्न सम्मेलनों में वार्ताओं के माध्यम से सुलझाया गया। जर्मनी में 1884 से 85 के बर्लिन सम्मेलन का आयोजन पश्चिम और मध्य अफ्रीका, विशेषकर नाइजर और कांगो नदियों के विवाद के समाधान के लिए किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका में प्रत्येक औपनिवेशिक शक्ति के प्रभाव क्षेत्र को निर्धारित किया गया था। ये आप देख सकते हैं कांगो रिवर, ये अफ्रीका का एक मैप है। ये कांगो रिवर के आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ नाइजर रिवर है, कांगो रिवर है, ब्लू कलर से दर्शाया गया है। यहाँ पर अफ्रीका में बहने वाली नदियाँ हैं। सेनेगल रिवर है, नाइजर रिवर है, बोल्गो रिवर है, बेनुल रिवर है, कांगो रिवर है, वाइट नील है, ब्लू नील है, नील नदी है। ये मैप है अफ्रीका के नदियों के बारे में। ये अफ्रीका का 1880 का एक मैप है, जहाँ सहारा रेगिस्तान को दिखाया गया है, मोरक्को वगैरह है। आप इसे अच्छा से देख सकते हैं। 1880 में अफ्रीका की स्थिति। बर्लिन सम्मेलन 1884 से 85 के कुछ निर्णय इस प्रकार थे। नाइजर नदी घाटी को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच विभाजित किया गया था। निचला नाइजर ब्रिटेन का संरक्षित राज्य बन गया और ऊपरी नाइजर फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया। नाइजर नदी को सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के पोतों के लिए निःशुल्क बनाया गया। अंग्रेज ट्यूनिस को फ्रांस का उपनिवेश बनाने पर सहमत हो गए। स्पेन को आज के पश्चिमी सहारा का तटीय क्षेत्र सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीकी लोगों के कल्याण और विकास के लिए कदम उठाने का वचन भी दिया। इस सम्मेलन में आश्वेतों और इस्लामिक शक्तियों द्वारा प्रयुक्त दास प्रथा को समाप्त करने हेतु संकल्प लिया गया। साथ ही प्रत्येक औपनिवेशिक शक्ति द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में इसको समाप्त किया जाना था। यह निर्णय लिया गया कि कांगो मुक्त राज्य का शासन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड सिविलाइजेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका द्वारा किया जाएगा। इस संघ की स्थापना बेल्जियम के सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय द्वारा की गई थी और इस प्रकार कांगो को सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय के निजी उपनिवेश के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। बेल्जियम सरकार द्वारा इसे 1908 में लियोपोल्ड द्वितीय से वापस लिया जाना था। कांगो नदी घाटी में सबके लिए व्यापार और जहाजरानी की स्वतंत्रता की गारंटी थी। किसी भी राष्ट्र को कांगो में किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं मिला था और सम्राट लियोपोल्ड ने सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों को निवेश की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी स्थापित किया गया था। अफ्रीका के लिए फ्रांसीसी संघर्ष। फ्रांस ने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपना साम्राज्य स्थापित किया। अल्जीयर्स 1830, गाम्बिया के कुछ हिस्से और ट्यूनिस 1881 को अपना उपनिवेश बनाने के पश्चात अब यह मोरक्को पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। प्रारंभ में फ्रांस को विरोध का सामना करना पड़ा। 1880 में मैड्रिड सम्मेलन में मोरक्को की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई
और सभी यूरोपीय देशों को व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। परंतु 1900 में फ्रांस ने इटली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिनके अंतर्गत इटली ने मोरक्को में फ्रांस के प्रभाव का विरोध न करने पर अपनी सहमति दे दी और फ्रांस ने इसके बदले में लीबिया पर इटली के नियंत्रण का विरोध न करने के लिए वचन दिया। बर्लिन सम्मेलन में ब्रिटेन ने ट्यूनिस पर फ्रांस के विशेषाधिकार के लिए सहमति दे दी। इसके अतिरिक्त 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत फ्रांस ने मिस्र और सूडान पर अंग्रेजों के विशेषाधिकार को मान्यता दी। वहीं फ्रांस को मोरक्को पर अपने विशेषाधिकार को मान्यता मिल गई। इसी वर्ष एक समझौते के अंतर्गत मोरक्को में स्पेन और फ्रांस की सीमाएं निर्धारित की गई। उपनिवेशवाद की होड़ में जर्मनी का प्रवेश सबसे बाद में हुआ और वह अपने आप को इस होड़ में पिछड़ा हुआ अनुभव कर रहा था। 1911 में जब फ्रांस ने मोरक्को में अपनी सेना तैनात की तो जर्मनी ने अपने युद्धपोत को निकटवर्ती द्वीप अगादीर में भेज दिया। वार्ता के पश्चात जर्मनी को फ्रांसीसी कांगो का कुछ क्षेत्र दे दिया गया और उसके बदले में उसने मोरक्को पर फ्रांस के नियंत्रण को मान्यता दे दी। 1912 में फ्रांस ने मोरक्को को अपना संरक्षित राज्य बना लिया और मोरक्को अब स्वतंत्र नहीं था। अफ्रीका के लिए ब्रिटिश संघर्ष। दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिम अफ्रीका में अंग्रेजों के उपनिवेश थे। पश्चिम में गोल्ड कोस्ट यानी घाना का इसका उपनिवेश कोको के उत्पादन में बहुत समृद्ध था। वहीं नाइजीरिया में तेल के बड़े भंडार थे। स्वेज नहर के कारण मिस्र में अंग्रेजों की विशेष रुचि थी, जहां से उसे अपने एशियाई उपनिवेशों के लिए, विशेषकर भारत के लिए छोटा समुद्री मार्ग मिलता था। स्वेज नहर का प्रबंधन एक कंपनी कर रही थी, जिसमें फ्रांस और मिस्र के गवर्नर की सहभागिता थी। 19वीं शताब्दी में मिस्र आर्थिक संकट से गुजर रहा था और उसे स्वेज नहर में अपनी शेयरधारिता 1875 में अंग्रेजों को बेचनी पड़ी। 1876 में मिस्र ब्रिटेन और फ्रांस से लिए गए अपने ऋण की किस्त वापस करने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप दोनों यूरोपीय शक्तियों ने मिस्र की सरकार के बजट प्रबंधन के लिए एक परिषद की स्थापना की और इस प्रकार उसके आर्थिक नियंत्रण में आ गया। कराधान की उच्च दरों और वेतन भुगतान में देरी के कारण मिस्र की सेना ने 1882 में विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया और मिस्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 1904 में फ्रांस ने मोरक्को पर अपने अधिकार की मान्यता के बदले में मिस्र और सूडान पर अंग्रेजों के नियंत्रण को मान्यता दे दी। 1922 में मिस्र को स्वतंत्रता दे दी गई, परंतु ब्रिटेन ने स्वेज नहर पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। अफ्रीका के लिए जर्मनी का संघर्ष। अफ्रीका के लिए संघर्ष में जर्मनी ने 1870 में अपने एकीकरण के पश्चात प्रवेश किया। 1882 से 84 तक जर्मनी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, कैमरून और भूमध्य रेखीय अफ्रीका में टोगोलैंड और जर्मन पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में सफल रहा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मन औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हो गया और इसके उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों के बीच मैंडेट्स के रूप में बांट दिया गया। मैंडेट्स वे पूर्व उपनिवेश थे जिन्हें लीग ऑफ नेशन द्वारा बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु तैयार करने के लिए विकसित देशों को सौंप दिया गया था। उदाहरण के लिए जर्मनी के कब्जे वाले दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को मैंडेट के रूप में दक्षिण अफ्रीका को सौंप दिया गया था। अफ्रीका के लिए इटली का संघर्ष। जर्मनी की भांति इटली भी देर से प्रवेश करने वालों में से था। यह ट्यूनिस को उपनिवेश बनाने में असफल रहा क्योंकि फ्रांस ने 1881 में अपने अधिकार में ले लिया था। यह उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में इरिट्रिया को उपनिवेश बनाने में सफल रहा। विभिन्न संधियों के माध्यम से 1880 के दशक में इसने पूर्वी सोमालीलैंड का अधिग्रहण किया। अबिसिनिया यानी अब प्रेजेंट में इथोपिया, इरिट्रिया और पूर्वी सोमालिया के बीच में पड़ता है। इटली इसे उपनिवेश बनाने में विफल रहा और 1896 में यह
राष्ट्रवादियों ने इटली को हरा दिया। 1911 में इटली ने निर्बल ओटोमन तुर्की साम्राज्य से लीबिया को अपने कब्जे में ले लिया। 1935 में इटली ने इथोपिया पर हमला करके उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात इटली ने अपने सभी उपनिवेशों से हाथ धो दिए। बेल्जियम जैसा छोटा सा राष्ट्र भी अफ्रीका केक में अपना भाग प्राप्त करने में सफल रहा। पहले इसने कांगो को अपना उपनिवेश बनाया और फिर कनाडा और बुरुंडी में अपने नियंत्रण का विस्तार कर लिया। अंगोला, गिनी और मोजाम्बिक पुर्तगाल के उपनिवेश थे। वहीं स्पेन के पास मोरक्को, स्पेनिश सहारा, रियो डी ओरो इसका भाग था और स्पेनिश गिनी थे। मैप देख सकते हैं यूरोपीय साम्राज्य का। यहाँ जहाँ शासन था फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका, यूरोपीय साम्राज्यवाद और अफ्रीका। फ्रेंच का शासन देख सकते हैं इस कलर में है, पूरा लगभग फ्रेंच का ही शासन है। ब्रिटेन का शासन ये डॉट डॉट इजिप्ट, सूडान, यहाँ सब ब्रिटेन का शासन था। फिर स्पेन का भी शासन आप देख सकते हैं, स्पेन का शासन एवेसिनिया वगैरह में था। वहीं पुर्तगाल का शासन भी यहाँ देखने में अंगोला वगैरह में पुर्तगाल का शासन था। बेल्जियम का शासन भी देख सकते हैं, बेल्जियम का शासन आपका यहाँ छोटा छोटा राज्य में था। ये मैप को अच्छा सा देख लीजिएगा। अफ्रीका इन 1914, यूरोपियन एम्पेरिज्म, यूरोपीय साम्राज्य और अफ्रीका। अफ्रीका पर उपनिवेशवाद के प्रभाव। औपनिवेशिक श्वेत लोग कुलीन बन गए और उन्होंने देसी अश्वेतों का शोषण किया। दास प्रथा, औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा जनसंहार, फूट डालो और राज करो की नीति ने स्वतंत्रता के पश्चात समस्याएं उत्पन्न की। शिक्षा और स्वास्थ्य की अत्यधिक उपेक्षा, आर्थिक विकास की क्षति। अब आगे हम लोग देखते हैं औपनिवेशिक श्वेत लोग कुलीन बन गए और उन्होंने देसी अश्वेतों का शोषण किया। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। औपनिवेशिक श्वेत लोग कुलीन बन गए और उन्होंने देसी अश्वेतों का शोषण किया। अफ्रीका में उपनिवेशवाद अपने साथ व्यवसायी, व्यापारी, प्रचारक, सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी साथ लेकर आया। उसमें से अनेक अफ्रीका का समृद्ध कृषि योग्य भूमि और व्यापार के लाभ के आकर्षण के कारण वहीं बस गए। प्रचारकों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए यहाँ का रुख किया और चर्चों की स्थापना की। इसलिए आज हम कई अफ्रीकी देशों में मुस्लिम और ईसाई वर्चस्व वाले क्षेत्र में विभाजित देखते हैं। यूरोपवासी अफ्रीका में कुलीन बन गए थे और विलासितापूर्ण जीवन का आनंद उठाते थे, जिसे वे स्वदेश से प्राप्त करने में असमर्थ थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर्स जैसे औपनिवेशिक श्वेत लोग अफ्रीका में समृद्ध और शक्तिशाली बन गए। उनका सरकार पर नियंत्रण था और उन्होंने अफ्रीकियों को उनके किसी भी राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया था। लगभग प्रत्येक उपनिवेश में अफ्रीकियों की भूमि को औपनिवेशिक श्वेत लोगों ने कृषि और खनन के लिए उनसे ले लिया था और अश्वेत लोग उनके दासों के रूप में कार्य करते थे। दास प्रथा। दास व्यापार ने कई अफ्रीकियों को बलपूर्वक अपने घरों को छोड़ने के लिए विवश कर दिया और वे फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके। इसने कई परिवारों को नष्ट कर दिया। स्थानीय अफ्रीकियों का स्थानीय दास बाजारों में व्यापार होता था। अफ्रीका में यूरोपीय खेतों में वे श्रमिक की भांति कार्य करते थे। दास प्रथा का मनोवैज्ञानिक कुप्रभावहीन भावना थी, जिसे सुव्यवस्थित रूप से समाज में पहुंचाया जा रहा था और स्वामी और दास के वर्णभेद की अवधारणा को चर्च तक का समर्थन प्राप्त था। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में अफ्रीकियों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए वर्णभेद के सिद्धांत की रंगभेद नीति को संस्थागत रूप से प्रचारित किया गया था। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा जनसंहार। अफ्रीकियों ने बहुत वीरता के साथ औपनिवेशिक सेनाओं का विरोध किया, परंतु वे यूरोपीय लोगों की बंदूक की तकनीक के विरुद्ध खड़े नहीं हो सके।
यूरोपीय सेनाओं द्वारा कई अफ्रीकियों को अपनी भूमियों को छीने जाने, दासता और यूरोपियों द्वारा प्रस्तावित प्रतिकूल संधियों और यूरोपीय संस्कृति को लागू करने का विरोध करने के कारण हत्याएं की गई। जब कभी भी स्थानीय निवासियों ने उपनिवेशियों की मांगों को मानने से मना किया तो पूरे गांव को नष्ट कर दिया जाता था। बेल्जियम कांगो ने शायद आधुनिक युग का पहला जनसंहार देखा था। 1876 से 1910 तक बेल्जियम के सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय के प्रशासनिक अधिकारियों ने लगभग 10 मिलियन अफ्रीकियों को बेल्जियम कांगो में मौत के घाट उतार दिया था। बाटो और राज करो की नीति का स्वतंत्रता पश्चात समस्याएं। विभिन्न भौगोलिक कारकों के कारण अफ्रीका में विभिन्न आदिवासी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। अफ्रीका की खींचतान ने अफ्रीका को मनमानी सीमाओं के साथ कई उपनिवेशों में विभाजित कर दिया था, जिसमें भौगोलिक निरंतरता, सांस्कृतिक एकता या आर्थिक व्यवहार्यता का अभाव था। इन उपनिवेशों में विभिन्न जनजातियां निवास करती थीं, जिनकी बिल्कुल ही भिन्न भिन्न संस्कृतियां थीं। वे स्वयं को एक राष्ट्र के भाग के रूप में नहीं देखते थे। इसके अतिरिक्त उपनिवेशवादियों ने बाटो और राज करो की शासकीय नीति का उपयोग किया। उन्होंने एक जनजाति को किसी अन्य जनजाति के मूल्य पर संरक्षित किया। अभीष्ट जनजातीय लोगों को शस्त्र और धन उपलब्ध कराया गया, जिसका उपयोग अन्य जनजातियों को बलपूर्वक अधीनता में लाने के लिए किया जाता था, जिसके कारण जनजातीय समूहों में परस्पर शत्रुता उत्पन्न हुई। उदाहरण के लिए, रवांडा में बेल्जियम ने इस नीति का पालन किया और स्वाधीनता के पश्चात देश में निरंतर जनजातीय हिंसा की घटनाएं देखने में आई। हाल ही में इतिहास में यह देखा गया कि 1994 में इस प्रक्रिया ने सबसे विकृत निर्जातीय संघर्ष के रूप लिया, जिसमें हुतू जनजाति के लोगों ने तुत्सी कबीले के लाखों लोगों की हत्या कर दी। अफ्रीका राष्ट्रों में आज भी राष्ट्रीय एकता की कमी भयांक्रांत करती है, जिसके कारण एक कार्यात्मक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना कठिन हो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य की अत्यधिक उपेक्षा। उपनिवेशवादियों और श्वेत उपनिवेशियों ने यह सुनिश्चित किया कि देशी अश्वेत शिक्षित न हो सकें। उच्च शिक्षा की विशेष रूप से उपेक्षा की गई। जहाँ भी रंग भेद की नीति का अनुसरण किया गया, अफ्रीकियों को भिन्न विद्यालयों में निम्न स्तर की शिक्षा प्रदान की गई। अफ्रीकी देशों की स्वाधीनता के पश्चात यदि सांख्यिकीय रूप से कहा जाए तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर प्रवेश का अनुपात बहुत ही कम था। उदाहरण के लिए 1960 में बेल्जियम कांगो की स्वाधीनता के समय केवल 17 स्नातक थे और कोई भी चिकित्सक, वकील, इंजीनियर नहीं था। इसके अतिरिक्त सेना में अधिकारी पद पर कोई भी अफ्रीकी नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप स्वाधीनता के पश्चात प्रशासनिक अक्षमता देखने को मिली, जिसकी परिणति लोकतांत्रिक सरकारों को निरंतर पतन में हुई। निर्वाचित सरकारें विकास के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही और वे सहायता के लिए विकसित विश्व पर निर्भर हो गए, जिसके कारण अफ्रीकी देश में एक नव उपनिवेशवाद आया। आज अफ्रीका की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इसकी अधिकांश जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग में है। शिक्षा की कमी के चलते इस कार्यशील आयु वर्ग के ढांचे को जनसांख्यिकी लाभांश में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि यह कार्य आरंभ हुआ होता तो वर्तमान में एक कुशल कार्यबल सुनिश्चित किया जा सकता था। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बहुत अधिक उपेक्षित किया गया। ये उपनिवेश भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु के कारण नियमित रूप से कई महामारियों से ग्रस्त रहते हैं। HIV एड्स अफ्रीका में सर्वाधिक प्रचलित बीमारी है और आज WHO तथा बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठनों के लिए यह सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र है। आर्थिक विकास की क्षति। उपनिवेशवासियों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों को प्रभावित करता है। जनजातीय विवादों के कारण समाज में एकजुटता का अभाव, दासता के कारण जातिगत पूर्वाग्रहों की उपस्थिति, निरंतर हीन भावना, शिक्षा का अभाव तथा शासन में भागीदारी का नकारा जाना उपनिवेशवाद के नकारात्मक पक्ष हैं। ये कारक आर्थिक विकास में बाधक बने और स्वदेशी उद्यमशीलता में अफ्रीका में विकसित नहीं होने दिए। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा वाणिज्यिक पूंजीवाद का अनुसरण किए जाने से अफ्रीका अर्थव्यवस्थाओं को क्षति पहुंची। अफ्रीकियों को
निर्यात किए गए अपने खनिज संसाधनों का बाजार मूल्य नहीं मिला। उपनिवेशवादियों ने यह सुनिश्चित किया कि अफ्रीका में कोई भी स्वदेशी उद्योग न विकसित हो और अफ्रीका केवल कच्चे माल का निर्यातक और यूरोपीय कारखानों में उत्पादित तैयार माल का आयातक बना रहे। 1880 के दशक में बर्लिन सम्मेलन में अफ्रीका क्षेत्रों के संदर्भ में जर्मनी विभिन्न यूरोपीय देशों के स्पष्ट नियंत्रण से संबंधित एक खंड शामिल करना चाहता था ताकि उक्त क्षेत्र पर किसी औपनिवेशिक राष्ट्र का स्पष्ट दावा हो सके। इस खंड को जोड़े जाने से मुख्य लाभ यह होना था कि कोई औपनिवेशिक राष्ट्र अपने उपनिवेश में आधारभूत ढांचा विकसित कर सकता है, साथ ही कानून एवं व्यवस्था हेतु एक मशीनरी भी विकसित की जा सकती है। जर्मनी इस खंड का उपयोग कर अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को उपनिवेश स्थापित करने से रोकना चाहता था, परंतु ब्रिटेन और फ्रांस ने इस खंड को नहीं जुड़ने दिया। इस प्रकार कई अफ्रीकी राष्ट्रों ने औपनिवेशिक शक्तियों ने शासन किया और आर्थिक लाभ अर्जित की। जो भी थोड़ी बहुत मूलभूत अवसंरचना विकसित की गई थी उसे औपनिवेशिक हितों को सुगम बनाने के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए परिवहन ढांचे का उद्देश्य आंतरिक खनिज समृद्ध क्षेत्रों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना था। ब्रिटेन हाइड्रोकार्बन की निकासी के लिए सूडान और नाइजीरिया के पाइपलाइन विकसित करने की जल्दी में था। इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवादियों ने उपनिवेशों के बीच व्यापारिक अवरोध उत्पन्न किए और इस प्रकार अफ्रीका में कोई एकीकृत बाजार विकसित नहीं हो सका। अब अगला चैप्टर है प्रशांत महासागर क्षेत्र में उपनिवेशवाद। प्रशांत महासागर क्षेत्र में उपनिवेशवाद ये है प्रशांत महासागर क्षेत्र का उपनिवेशवाद। कॉलोनियल पोजिशनल इन द पैसिफिक, ये मैप है, एक बार मैप पर नज़र डाल लेते हैं, मैप को अच्छे से देखते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया छोटा छोटा द्वीप है, कहाँ कहाँ क्या स्थिति है। फिलीपींस का है, फॉर्मोसा, मिडवे। वर्ष 1900 तक प्रशांत महासागर के लगभग सभी द्वीप औपनिवेशिक नियंत्रण में आ गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका 1823 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुनरो सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें दो बातों पर विशेष बल दिया गया था: संपूर्ण अमेरिका, उत्तर और दक्षिण में अलगाव और यूएस आधिपत्य की नीति। इसमें कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय मामलों या उनके उपनिवेशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने बैकयार्ड यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका में किसी प्रकार के हस्तक्षेप को आक्रामक कार्यवाही मानेगा। परंतु 1890 तक अमेरिका एक नई साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरा। इसने अमेरिका के बाहरी क्षेत्र को भी अपने प्रभाव में लाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात इसने अपनी बैकयार्ड अवधारणा का विस्तार प्रशांत महासागर और सुदूर पूर्व चीन तक कर दिया। 1881 तक यूएसए ने हवाई द्वीप समूह पर यह कहते हुए दावा करना प्रारंभ कर दिया कि ये द्वीप अमेरिका के अंग हैं। स्पेन अमेरिकी युद्ध, जिसे स्पेन के उपनिवेश क्यूबा पर आधिपत्य के लिए लड़ा गया था, के परिणाम स्वरूप प्रशांत महासागर में स्पेन के उपनिवेश फिलीपींस पर यूएसए ने आक्रमण किया और उसका अधिग्रहण कर लिया। प्यूर्टो रिको और गुआम को अमेरिका को सौंप दिया गया। यद्यपि क्यूबा को स्वतंत्र कर दिया गया, परंतु इसकी विदेश नीति यूएस के नियंत्रण में आ गई और इस पर किसी अन्य देश के साथ संधि करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हवाई द्वीप समूह प्रशांत क्षेत्र पर 1898 में आधिकारिक रूप से यूएसए का नियंत्रण हो गया। गुआम और हवाई द्वीप आज भी अमेरिका की एशिया नीति के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन के मध्य समोआ द्वीप पर नियंत्रण को लेकर विवाद था। 1899 में समोआ द्वीपों को यूएस और जर्मनी के मध्य विभाजित कर दिया गया। ब्रिटेन को इसकी क्षतिपूर्ति कहीं और की गई। ब्रिटेन के मामले में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया के अधिवासी चाहते थे कि उनके आसपास के क्षेत्रों को ब्रिटेन अपना उपनिवेश बनाए। निरंकुश शासन का विरोध करने वाले फिजी के मूल निवासियों की मांग पर ब्रिटेन ने 1885 में फिजी पर अधिकार कर लिया। 1885 में ब्रिटेन और जर्मनी ने न्यू गिनी के पूर्वी
भाग को अपने मध्य विभाजित कर लिया, जबकि पश्चिमी भाग पर हॉलैंड का नियंत्रण था। प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों को जर्मनी ने स्पेन से खरीद लिया। अब अगला है अध्याय मध्य और पश्चिम एशिया में उपनिवेशवाद। ये थोड़ा सा मैप को देखते हैं कि मैप में है क्या। ये पूरा आपका एशिया का मैप है। एशिया और यूरोप का कुछ भाग का है। कॉलोनीज पोजिशनल इन एशिया इन 1914। जब ब्रिटिश का शासन कहाँ कहाँ था, जैसे पूरा भारत में ब्रिटिश का शासन था। फ्रेंच का शासन आप देख सकते हैं, फ्रेंच का शासन, फिर डच का भी शासन देख सकते हैं, ऑटोमन साम्राज्य का भी शासन देख सकते हैं। कहने को है कि छोटे छोटे जितना भी सारे देश समूह थे, सब पर किसी न किसी देश का आधिपत्य कायम शुरू से ही रहा है, और वर्तमान में भी यह स्थिति देखने को मिलती है कि ये देश वो देश पर हमला कर देते हैं, वो देश ये देश पर हमला कर देते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मध्य व पश्चिमी एशिया में उपनिवेशों को लेकर प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से रूस और ब्रिटेन के मध्य थी। व्यापार की सुगमता के लिए रूस समुद्र तक आसान पहुंच चाहता था, इसलिए वह इन क्षेत्रों के बंदरगाहों को नियंत्रित करना चाहता था। वह विस्तारवादी नीति का पालन कर रहा था, जो ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य के लिए खतरा थी। 1907 तक दोनों प्रतिद्वंदियों के संबंध तनावपूर्ण थे। एशिया में रूसी विस्तार क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 के पश्चात प्रारंभ हुआ, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑटोमन साम्राज्य और सर्डिनिया इटली के गठबंधन के रूप में रूस की पराजय हुई। क्रीमिया युद्ध में रूस निर्बल ऑटोमन साम्राज्य के हितों के मूल्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि यूरोपीय शक्तियां रूस के इस विस्तार के विरुद्ध थी, क्योंकि इससे पूर्वी यूरोप के रूसी प्रभाव में आने का खतरा था। 1858 में रूस ने अपने सुदूर पूर्वी क्षेत्र और मंचूरिया यानी चीन के बीच आधुनिक सीमा की स्थापना के लिए चीन को अमूर नदी के उत्तर में एक विशाल क्षेत्र रूस को सौंपने पर विवश कर दिया। चीन आज भी रूस के इस क्षेत्र को वापस लेने के लिए प्रयासरत है। ये अमूर नदी है, ये क्षेत्र आप देख सकते हैं। ये चीन और रूस के बीच का क्षेत्र है। इससे रूस को पश्चिम प्रशांत महासागर में एक बंदरगाह प्राप्त हो गया। तिब्बत में रूस के प्रभाव को रोकने के लिए 1904 में ब्रिटेन ने अपने सैनिक को तिब्बत भेजा और तिब्बत की विदेश नीति पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1904 से 5 के रूसी जापानी युद्ध में हार से निर्बल रूस ने 1907 में ब्रिटेन के साथ एक समझौता कर लिया और तिब्बत एवं अफगानिस्तान को ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार ब्रिटेन भारत और रूस के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र बनाने में सफल हो गया। 1907 के समझौते के अनुसार फारस यानी ईरान में उत्तरी ईरान को रूसी प्रभाव क्षेत्र और दक्षिणी ईरान को ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई, और मध्य ईरान एक मध्यवर्ती क्षेत्र बन गया, जिसमें दोनों देशों को समान स्वतंत्रता प्राप्त थी। एशिया में ब्रिटेन के पास भारत, सिलोन यानी श्रीलंका, अफगानिस्तान और बर्मा थे। 1871 तक चीन के अतिरिक्त सुदूर पूर्वी के अधिकांश क्षेत्रों का बंटवारा किसी न किसी शक्ति के प्रभाव क्षेत्र के रूप में हो गया था, और रूस के नियंत्रण में 1/3 क्षेत्र था। पूर्वी एशिया में चीन और जापान स्वतंत्र थे। जापान साम्राज्यवाद से बच गया और मेइजी पुनः स्थापना के पश्चात उसने औद्योगिकरण प्रारंभ कर दिया। जापान 1890 के दशक में साम्राज्यवादी बन गया और 19वीं और 20वीं शताब्दी में चीन साम्राज्यवादी विस्तार का लक्ष्य बन गया। चीन में साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद के दौर में चीन में घटने वाली घटनाएं निम्नलिखित है। हालांकि इसे उपनिवेशवाद की अपेक्षा नव उपनिवेशवाद कहना अधिक प्रासंगिक होगा। पुर्तगालियों द्वारा 1514 में चीन की खोज की गई और 1557 में कैंटन में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना के साथ ही उन्होंने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया, परंतु चीन ने पृथकता की नीति का अनुसरण किया और व्यापारिक गतिविधियां सीमित ही रही। 19वीं शताब्दी में अफीम
युद्धों ने चीन को विश्व के साथ खुलने पर विवश कर दिया, अर्थात व्यापार, विदेशियों का आगमन और राजनयिक संबंधों की स्थापना होने लगी। ऐतिहासिक रूप से चीन में राष्ट्रीय एकता थी और मांचू वंश ने 1640 से 1911 तक वहां शासन किया, परंतु 1840 से 1949 की अवधि में चीन विदेशी हस्तक्षेप, गृह युद्ध और विघटन का साक्षी बना। ताइपिंग विद्रोह 1850 से 64 एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था जिसे चीन के प्रादेशिक नेताओं ने कुचल दिया था। 1858 में अमूर नदी के उत्तर का क्षेत्र को सौंपना पड़ा। जापान ने 1894 से 95 में चीन पर आक्रमण किया और चीन के कई भागों को अपने नियंत्रण में कर लिया। विशेषकर मंचूरिया को जापान के आर्थिक प्रभाव में ले लिया गया। 1899 से 1900 में बॉक्सर विद्रोह हुआ। यह विदेशी लोगों की उपस्थिति एवं हस्तक्षेप विरोधी और ईसाई विरोधी था। इसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को तैनात किया। 1904 से 5 के रूस जापानी युद्ध में जापान विजयी रहा और रूस द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। 1911 में मांचू राजवंश को सत्ता से बाहर कर दिया गया और गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। 1916 से 1928 तक चीन में कोई भी केंद्रीय सत्ता अस्तित्व में नहीं थी और विभिन्न प्रांतों में निजी सेनाओं वाले जनरलों का नियंत्रण था। इस युग को वारलोड युग के रूप में जाना जाता है। कुओमितांग या केम्प्टी या नेशनलिस्ट पार्टी का उद्भव वारलॉर्ड युग में हुआ और इसने वारलॉर्ड युग को 1928 तक पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया। सन यात सेन और उसके पश्चात चियांग काई शेक इसके महत्वपूर्ण नेता थे। 1920 के दशक के उपरांत केएमटी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य गृह युद्ध लड़ा गया, जिसमें 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी विजयी हुई। चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। चियांग काई शेक भाग कर ताइवान चले गए और वहीं से निर्वासित सरकार का संचालन किया। चीन की घटनाओं का विवरण 1514 में पुर्तगालियों ने चीन की खोज की और 1557 में कैंटन में एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना के साथ ही इन्होंने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। 1730 तक सभी यूरोपीय राष्ट्र चीन के साथ व्यापार में संलग्न हो गए थे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1784 में चीन के साथ व्यापार प्रारंभ किया। परंतु जब यूरोपीय राष्ट्रों विशेषकर रोम 1870 तक रोम को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था, इसलिए फ्रांस की भी चीन में संलिप्तता थी कि ईसाई प्रचारकों ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, तो चीन के पृथकतावादी नीति का अनुसरण किया। चीन ने कुछ चयनित चीनी व्यापारियों के माध्यम से केवल कैंटन बंदरगाह से सीमित व्यापार की अनुमति प्रदान की। प्रथम एवं द्वितीय अफीम युद्ध 19वीं शताब्दी में चीन ने मांचू वंश की निर्बल सरकार थी। इस समय तक ब्रिटेन चीन का प्रमुख व्यापारिक सहभागी बन गया था, परंतु चीन के आत्मनिर्भर होने और पश्चिम से कम आयात के कारण यह व्यापार संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में नहीं था। चूँकि चीनी लोग ब्रिटेन को निर्यात विशेष रूप से चाय और रेशम के भुगतान के रूप में केवल सोने जैसे मूल्यवान धातु को स्वीकार करते थे, अतः अंग्रेजों को व्यापारिक घाटे का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान के रूप में अंग्रेजों ने भुगतान के रूप में अफीम का विनियमन प्रारंभ कर दिया। चीन ने इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप 1840 से 42 और 1858 में अफीम युद्ध हुए। अफीम युद्धों के पश्चात अंग्रेजों ने हांगकांग पर अधिकार कर लिया और चीन से बलपूर्वक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। उन्होंने व्यापारिक केंद्रों पर अंग्रेजी संप्रभुता की स्थापना भी कर ली। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के विरोध की नीति को समाप्त करने के लिए चीन को विवश किया गया। ब्रिटिश व्यापार एवं ब्रिटिश लोगों के चीन में बसने हेतु चीन के प्रमुख बंदरगाहों को खोल दिया। चीन पर मुक्त व्यापार थोप दिया गया। इसका अर्थ था कि अंग्रेज अब किसी भी चीनी व्यापारी के साथ व्यापार कर सकते थे और साथ ही आयात शुल्क भी कम कर दिए गए।
इसके अतिरिक्त एक अंग्रेज राजनयिक अस्थायी रूप से चीन में नियुक्त कर दिया गया। चीन में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों पर केवल ब्रिटिश कानून के अंतर्गत ही अभियोग चलाया जा सकता था। दो अफीम युद्धों के मध्य अन्य यूरोपीय राष्ट्रों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी चीन के साथ व्यापारिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, परंतु वे अधिक अनुकूल संधियां चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय अफीम युद्ध हुआ। द्वितीय अफीम युद्ध के पश्चात व्यापारिक संधियों में संशोधन किए गए और पहले से अधिक चीनी बंदरगाहों को व्यापार के लिए खोल दिया गया। यूरोपीय पोतों को चीनी नदियों में आवागमन का अधिकार प्राप्त हो गया और यूरोपीय लोग स्वतंत्र रूप से चीन में यात्रा कर सकते थे। चीन को ईसाई धर्म प्रचारकों की सुरक्षा का वचन देना पड़ा और उन्हें चीन में कहीं भी चर्च स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यह विडंबना ही थी कि चीन में धार्मिकता के आयात के साथ अफीम के व्यापार को भी वैध बना दिया गया। द्वितीय अफीम युद्ध के पश्चात कई अन्य यूरोपीय राष्ट्र, कुछ दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र और जापान ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार चीन को विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए खोल दिया गया, जिन्होंने धीरे धीरे संपूर्ण चीन को अपने प्रभाव क्षेत्र में स्थापित कर लिया। अब अगला टॉपिक है 1858 में अमूर नदी के उत्तर का क्षेत्र को सौंपना पड़ा। 1858 में चीन निर्बल था, यह द्वितीय अफीम युद्ध में हार रहा था और साथ ही ताइपिंग विद्रोह का भी सामना कर रहा था। 1858 में रूस ने आक्रमण की धमकी दी और परिणाम स्वरूप चीन को अमूर नदी के उत्तर का बहुत बड़ा क्षेत्र रूस को सौंपने के लिए विवश होना पड़ा। मांचू राजवंश और वारलॉर्ड युग। मांचू राजवंश ने चीन पर 1640 से 1911 तक शासन किया। 1840 के दशक में प्रथम अफीम युद्ध तक मांचू शासकों ने पृथकतावाद या अलगाववाद की नीति का अनुसरण किया। यह अपनी अलगाववादी नीति को बनाए रखने में सक्षम था, क्योंकि चीन सभी वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर था और वास्तव में उसका शेष विश्व के साथ व्यापार संतुलन बहुत ही सकारात्मक था। इसकी चाय अंग्रेजों द्वारा अपने साम्राज्य और शेष विश्व में पहुंचा दी गई। वास्तव में बोस्टन टी पार्टी की चाय भी चीनी चाय थी। चीन में कोई बड़ा उथल पुथल नहीं हुआ था और 1840 के दशक तक यह सामान्यतः शांत ही रहा। 1840 में यूरोपीय राष्ट्रों ने व्यापारिक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए चीन में बलपूर्वक अपना मार्ग प्रशस्त किया। उनका उद्देश्य चीन को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनाना था। चीन में हस्तक्षेप करने वाला पहला देश ब्रिटेन था। इसने अफीम युद्ध लड़ा और इसमें विजय प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप चीन को अपनी अलगाववादी नीति को समाप्त करने के लिए विवश होना पड़ा। अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने भी चीन का अनुसरण किया और चीन को अपने प्रभाव क्षेत्र में विभाजित कर दिया। प्रभाव क्षेत्र वे क्षेत्र थे जहां विशिष्ट यूरोपीय राष्ट्रों को विशेष बंदरगाहों पर विशेष अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी थोप दी, जहां किसी अन्य राष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप किए बिना सभी राष्ट्र चीन से व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थे। 1850 से 1864 की अवधि में दक्षिणी चीन में ताइपिंग विद्रोह हुआ। यह आंशिक रूप से धार्मिक और आंशिक रूप से राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मांचू राजवंश के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से पूर्ण शांति का दिव्य साम्राज्य स्थापित करना था। ईसाई ताइपिंग विद्रोहियों ने संपत्ति में सहभागिता यानी परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार भूमि का वितरण, महिलाओं को समानता और कन्फ्यूशियसवाद बौद्ध धर्म तथा चीनी लोक धर्म को ईसाई धर्म से प्रतिस्थापित करने की मांग की। ताइपिंग विद्रोह को कुचल दिया गया, परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं, अपितु प्रांतीय सेनाओं द्वारा। मांचू शासकों के नियंत्रण और उनकी प्रतिष्ठा में गिरावट ने प्रांतों को केंद्र सरकार से स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया। यह प्रक्रिया वारलॉर्ड युग में 1916 से 1928 तक आरंभ हुई, जहां वास्तविक शक्ति क्षेत्रीय सेनाओं के पास थी, जिसका नेतृत्व विभिन्न वारलॉर्ड करते थे। 5 प्रमुख घटनाएं। वारलॉर्ड युग के प्रारंभ होने से पूर्व 5 प्रमुख घटनाएं घटित हुई। चीन जापान युद्ध 1894 से
1894 से 1895। यह युद्ध मुख्यतः कोरिया के लिए लड़ा गया था, जो अब तक चीन के नियंत्रण में था। हार के पश्चात चीन ने कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। जापान ने 1910 में कोरिया पर अधिकार किया। इसके अतिरिक्त चीन को दक्षिणी चीन के कुछ क्षेत्र जापान को देने हेतु विवश किया गया। फॉर्मोसा यानी ताइवान पर जापान ने अधिकार कर लिया। इस युद्ध के पश्चात दक्षिण चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप पर जापान ने कब्जा कर लिया। यह द्वीप आज भी चीन और जापान के मध्य विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मंचूरिया भी जापान के आर्थिक प्रभाव में आ गया, जहां उसने 1890 में आधिपत्य पूंजी निवेश किया। अपने समृद्ध कोयला भंडारों और खनिज संसाधनों के कारण मंचूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह प्रशांत महासागर तक पहुंच भी प्रदान करता था। बॉक्सर विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक। 1900 तक चीन को विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार से चीन को एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश के रूप में बदल दिया गया। शीघ्र ही चीन ने अनुभव किया कि इन प्रभाव क्षेत्रों के कारण चीन का विभाजन हो जाएगा और प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति अपने प्रभाव क्षेत्र पर शासन करेगी। बॉक्सर विद्रोह राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह था, जिसे ब्रिटिश, रूसी, फ्रांसीसी, जापानी, अमेरिकी सेनाओं द्वारा कुचल दिया गया। चीन की महारानी को चीन में विदेशी संपत्तियों को हुई क्षति हेतु भारी मुआवजा देने के लिए विवश किया गया। इसके पश्चात बॉक्सर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और विदेशी शक्तियों को चीन में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को तैनात करने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस संधि के पश्चात रूस ने मंचूरिया के सभी भागों पर अधिकार कर लिया। रूस जापान युद्ध 1904 से 5। यह युद्ध मंचूरिया पर अधिकार के लिए लड़ा गया था। जापान इस युद्ध में विजयी हुआ और चीन में स्थित रूसी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार और अधिक चीनी क्षेत्र जापान के नियंत्रण में आ गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जापान को दक्षिण मंचूरिया में विशेषाधिकार की स्थिति प्राप्त हो गई, अर्थात दक्षिण मंचूरिया को जापान ने अपने प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया और उसे ऑर्थर बंदरगाह भी प्राप्त हो गया। 1905 में जापान ने स्वतंत्र कोरिया को अपने संरक्षित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया और लियोतुंग प्रायद्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। रूस ने सखालिन द्वीपों का आधा क्षेत्र जापान को सौंप दिया। इस विजय ने जापान को एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। अमेरिका चीन में रूसी वर्चस्व का विरोधी था। रूस जापान युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मध्यस्थता की और जापान के अर्जित क्षेत्रों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए रूस को राजी कर लिया। अमेरिका ने जापान के साथ गुप्त अनुबंध किया ताकि उन क्षेत्रों में अमेरिका को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो सके। इस प्रकार अमेरिका ने जापान के तुष्टीकरण की नीति आरंभ की, जिससे जापान के साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला और एक प्रमुख शक्ति और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का प्रतिद्वंदी बनने में सहायता मिली। एक ओर तो एक एशियाई देशों के हाथों रूस की पराजय ने एशियाई लोगों को उसके स्वतंत्रता संघर्षों में मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर रूस में जो जार के शासन को निर्बल कर दिया। यह पराजय जार के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी और 1905 में रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जार का शासन समाप्त हो गया। 1905 की रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस में सीमित संवैधानिक राजतंत्र अस्तित्व में आया और अंततः 1917 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। 1900 के प्रारंभ में पश्चिम में शिक्षित चीनी युवक उग्र क्रांतिकारी विचारों के साथ चीन आए। वे मांचू राजवंश को उखाड़ फेंकना चाहते थे और उनमें से सन यात सेन जैसे कुछ लोग संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। सन यात सेन ने कुओमिंतांग या केएमटी या नेशनल पार्टी का गठन किया। 1911 की क्रांति में अधिकांश प्रांतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी के साथ मांचू राजवंश का शासन समाप्त हो गया। नई सरकार ने युवा बुद्धिजीवियों द्वारा मांगे गए लोकतांत्रिक
सुधारों को लाने का प्रयास किया, परंतु प्रांतीय सेनाओं ने इन सुधारों का विरोध किया और 1911 में सैन्य तख्तापलट में नई सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। युआन शी काई नामक सैन्य जनरल ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित करते हुए चीन को गणतंत्र घोषित कर दिया, परंतु जब प्रांतीय सेनाओं की इच्छा के विरुद्ध युआन ने स्वयं को 1915 में सम्राट घोषित किया तो उसे सत्ताच्युत कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप वारलॉर्ड युग 1916 से 28 का प्रारंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19 के दौरान जापान ने कियाचो द्वीप और शांतुंग प्रांत के रूप में और अधिक चीनी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1921 में वाशिंगटन सम्मेलन के दौरान प्रशांत महासागर में अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी नौसेनाओं की उपस्थिति को सीमित करने के बदले जापान इन प्रदेशों को मुक्त करने पर सहमत हो गया। वारलॉर्ड्स युग 1916 से 28। इस समय चीन कई राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक राज्य एक वारलॉर्ड के नियंत्रण में था जो अपनी निजी सेना के सहयोग से आपस में लड़ते रहते थे। वारलॉर्ड युग में चीन में अराजकता पैदा हुई जिससे किसानों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 4 मई का आंदोलन 1919। 4 मई का आंदोलन 1919 सामंतों और प्रतिगामी चीनी संस्कृति के विरुद्ध चीनी युवाओं द्वारा आरंभ किया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और यह किसानों के हितों के प्रति सहानुभूति रखती थी, जो वारलॉर्ड युग के दौरान समाज का सबसे शोषित वर्ग था। इसके साथ ही चियांग काई शेक के नेतृत्व में कोमिनतांग स्वयं को सैन्य दृष्टि से मजबूत बना रहा था और इसने 1927 से 28 के अंत तक वारलॉर्ड का शासन समाप्त करने और देश में एकता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली। कोमिनतांग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमि के पूर्ण वितरण जैसे उपायों के माध्यम से कृषक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि कोमिनतांग जमींदार समर्थक था और यह भूमि के पूर्ण वितरण जैसे उपायों का विरोधी था। सैन्य रूप से मजबूत होने के कारण 1923 तक कोमिनतांग कम्युनिस्टों पर हावी रहा। कोमिनतांग और सन यात सेन। कोमिनतांग दल का गठन 1912 में डॉक्टर सन यात सेन ने किया था। वह 1911 की क्रांति के बाद चीन वापस लौट आए थे। कोमिनतांग का लक्ष्य संयुक्त लोकतांत्रिक और आधुनिक चीन की स्थापना करना था। हालांकि कोमिनतांग की विचारधारा साम्यवादी नहीं थी, लेकिन वह प्रारंभिक चरण में यह साम्यवादियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार था। डॉक्टर सन यात सेन ने वारलॉर्ड युग के दौरान चीनी विघटन का विरोध किया था। उनकी नीति का विश्लेषण राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और भूमि सुधार के 3 सिद्धांतों में किया जा सकता है। राष्ट्रवाद द्वारा वह चीनी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का अंत और एक महान राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, जबकि लोकतंत्र द्वारा वह वारलॉर्ड का शासन समाप्त करना चाहते थे। भूमि सुधार के सिद्धांतों के अंतर्गत वह जमींदारों से भूमि की तत्काल जब्ती के पक्ष में नहीं थे, बल्कि उन्होंने किसानों से वाद किया कि वे किसानों के पक्ष में भविष्य में भूमि के पूर्ण वितरण का प्रयास करेंगे, साथ ही उनके आर्थिक विकास और लगान कम करने के लिए भी प्रयास करेंगे। डॉक्टर सन यात सेन अपने लक्ष्य में केवल आंशिक रूप से सफल रहे। 1912 में वह दक्षिण वारलॉर्ड्स की सहायता से दक्षिण चीन के कैपिटन में सैन्य सरकार बनाने में सफल रहे। इस प्रकार लोकतंत्र का उद्देश्य नहीं प्राप्त हो सका। पुनः कोमिनतांग के पास शक्तिशाली सेना के अभाव के कारण दक्षिणी चीन के बाहर डॉक्टर सन यात सेन का प्रभाव आंशिक ही था। दक्षिणी सामंतों के साथ उनका गठजोड़ 1921 में समाप्त हो गया और उसके बाद उन्हें कैंटन से पलायन करना पड़ा और चीन के एकीकरण के लिए सोवियत रूस की सहायता मांगनी पड़ी, जिसने कोमिनतांग की सेना का आधुनिकीकरण करने और प्रशिक्षित करने में सहायता प्रदान की। वह राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में सफल रहे और बौद्धिक राजनीतिक के रूप में प्रसिद्ध हुए, लेकिन विदेशी हस्तक्षेप समाप्त नहीं कर पाए तथा चीन को महान राष्ट्र नहीं बना पाए।
1925 में 59 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद चियांग कई शेक किमितांग का नेता बना। चियांग काई शेक 1925 के बाद सैन्य रूप से प्रशिक्षित चियांग काई शेक ने सोवियत सहायता से केमिनतांग की सेना का आधुनिकीकरण किया। हालांकि उसने सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी और लाल सेना की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया था, परंतु उसकी विचारधारा दक्षिणपंथी थी और वह पूंजीवादी वर्ग का समर्थक था। उसने 1925 में कोमिंतांग से सभी कम्युनिस्ट सदस्यों को निकाल दिया और इसने सिद्ध होता है कि वह अपने पूर्ववर्ती सन यात सेन की तुलना में कम सहिष्णु था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 1921 के बाद कोमिंतांग का लक्ष्य चीन में लोकतंत्र की स्थापना करना था। सोवियत रूस ने 1921 के बाद से कोमिंतांग के नेतृत्व में एक मित्रवत और संयुक्त चीन की उम्मीद के साथ नकदी, सैन्य प्रशिक्षण और हथियारों के रूप में कोमिंतांग की सहायता करना आरंभ कर दिया। वहीं दूसरी ओर 1921 में वामपंथी बुद्धिजीवियों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। कोमिंतांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को वारलॉट्स के युग के दौरान कृषकों और मजदूरों का समर्थन मिला। उत्तरी अभियान यानी नॉर्दर्न मार्च 1926 वारलॉट्स के विरुद्ध कोमिंतांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सैन्य अभियान था। 1927 में वारलॉट्स के विरुद्ध अपनी विजय के बाद कोमिंतांग ने शुद्धिकरण आंदोलन आरंभ किया। यह चीन कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध कोमिंतांग का अभियान था। इस दौरान मजदूर और किसान नेताओं के साथ साथ चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का भी संहार किया गया। वस्तुतः इस दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया। लेकिन सत्ता में आने वाली अनुवर्ती कोमिंतांग सरकार जनता की आकांक्षाएं पूरा करने में विफल रही। यह सरकार अक्षम और भ्रष्ट थी। जमींदारों, उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के मध्य गठजोड़ विकसित हुआ, जिसका परिणाम गरीबों के शोषण के रूप में सामने आया। श्रमिक कार्य की खराब स्थितियों से पीड़ित थे, जबकि कृषक भूमि सुधारों के अभाव, ऊंचे करों और बेगार से त्रस्त थे। 1930 से लेकर 1934 तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को नष्ट करने के लिए कोमिंतांग ने घेराबंदी अभियान चलाया। इसकी रणनीतिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को उसके आधार पर घेरने और युद्ध में उन्हें नष्ट करने की थी। 1934 में कम्युनिस्ट पलायन इस संदर्भ में प्रसिद्ध है, जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 लाख कार्यकर्ता दक्षिण पश्चिम चीन में कोमिंतांग की घेराबंदी के बावजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय से निकलने में सफल रहे और वे दक्षिण पश्चिम चीन से उत्तर में पहाड़ों तक 6000 मील लॉन्ग मार्च पर निकल पड़े। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 वर्ष में 6000 मील की दूरी तय की, लगभग 9600 किलोमीटर, तथा अपने मार्ग में उन्होंने पहाड़ों और नदियों को पार किया और कोमिंतांग के सहयोगी वारलॉट्स से युद्ध करते हुए कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 1 लाख में से केवल 20,000 सदस्य जीवित बचे और उन्होंने सेंसी प्रांत पर अपना नया आधार स्थापित किया। ये मैप ऑफ चाइना देख सकते हैं, चीन का मैप आप देख सकते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया था। जिंगसी से सफ़र प्रारंभ किया और यांगन तक सफ़र किए थे। रूट ऑफ लॉन्ग मार्च का। किसानों की सहायता से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शेष बचे नेतृत्व ने, विशेषकर माओ त्से-तुंग ने पार्टी को पुनः स्थापित किया। इसके पश्चात चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने धीरे धीरे और अधिक क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाना आरंभ किया। उन्होंने उचित प्रशासन प्रदान किया और अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में कृषकों के हितों में भूमि सुधार को प्रारंभ किया, जिससे उन्हें आम जनता का और अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। 1931 में जापान के मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और वहां कठपुतली सरकार मंचूकुओ की स्थापना की। 1931 से चीन के विरुद्ध जापानी आक्रामकता की छोटी छोटी स्थानीय घटनाएं होती रही, लेकिन कोमिंतांग ने जापानियों के विरुद्ध पूरी ऊर्जा लगाने की बजाय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करना जारी रखा। अपने ही सैनिकों के दबाव के चलते कोमिंतांग को 1936 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ युद्ध विराम करना पड़ा और इसके बाद दोनों ने जापानी आक्रमण के विरुद्ध एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, जिसने
जिसने 1937 में चीन पर अपनी जापानी आक्रमण के दौरान पूर्णव्यापी युद्ध का रूप धारण कर लिया। इसे द्वितीय चीन जापान युद्ध 1933 से 1945 कहा जाता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का ही एक भाग था। कुओमिंतांग बलों को शीघ्रपूर्वक जापानी सेना ने हरा दिया, जबकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी गुरिल्ला युद्ध रणनीति के कारण अधिक सफलता मिली। इससे कम्युनिस्टों का समर्थन आधार बढ़ गया और उन्हें अब देशभक्तों के रूप में देखा जाने लगा। इसके साथ ही माओ, जो 1931 में ही चीन कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था, ने सुधार प्रक्रिया शुरू करने में विलंब नहीं किया और युद्ध के बीच में ही जितनी जल्दी संभव हुआ इसे आरंभ कर दिया। उदाहरण के लिए 1942 में इसने एक परिशोधन कार्यक्रम आरंभ किया, जिसके अंतर्गत किसानों के जीवन की कठिनाइयों को समझने और सहानुभूति प्रकट करने के लिए बुद्धिजीवियों, छात्रों और शहरी युवाओं को कृषक के साथ खेतों पर काम करने के लिए दूर दराज के गांवों में भेजा गया। इस प्रकार चीन जापान युद्ध के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के माध्यम से एवं अधिक से अधिक चीनी किसानों और श्रमिकों को भर्ती करके चीन पर अपना सैन्य नियंत्रण बढ़ाने में सफल रही। 1945 के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग के बीच पुनः गृह युद्ध आरंभ हो गया। जापान को हराने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने चीन में जापान के नियंत्रण वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। चूँकि अमेरिका साम्यवाद के विरुद्ध था, अतः उसने अपने कब्जे वाला क्षेत्र कुओमिंतांग को सौंप दिया, जबकि रूस में मंचूरिया को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सौंप दिया। इस प्रकार अब चीन गृह युद्ध शीत युद्ध का भाग बन गया, जिसमें अमेरिका कुओमिंतांग का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन कर रहा था। 1949 तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण लगभग संपूर्ण चीन पर हो चुका था, क्योंकि उसकी लाल सेना अपेक्षाकृत बड़ी और सोवियत हथियारों से भली भांति सुसज्जित थी। इसने चियांग काई शेक को ताइवान भगाने के लिए विवश किया, जहां चियांग काई शेक ने निर्वासित चीनी सरकार की स्थापना की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सरकार को चीन की वैध सरकार के रूप में मान्यता दी, जबकि विश्व के मानचित्र पर चीन के मुख्य भूमि वाले क्षेत्र में एक नए साम्यवादी देश का उदय हुआ। अब अगला चैप्टर है, देखते हैं साम्राज्यवादी जापान। अब नया चैप्टर है साम्राज्यवादी जापान। 1868 से पहले जापान में निम्नलिखित स्थितियां विद्यमान थीं। राजनीतिक व्यवस्था, सम्राट केवल प्रतीक मात्र था। वास्तविक शक्ति सैन्य जनरल के पास थी, जिन्हें शोगुन कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था, जापान की सामाजिक व्यवस्था समांती यूरोप में समान थी। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, 200 से भी अधिक वर्षों से जापान का शेष विश्व से कोई संपर्क नहीं था। लगभग 1850 के दशक में जापान की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। अमेरिका ने 1853 में नौसैनिक बेड़ा जलायान जापान भेजा और जापान को अमेरिकी जहाज़ों के लिए 2 बंदरगाह खोलने पर विवश किया तथा व्यापार की अनुमति प्राप्त की। अगले कुछ वर्षों में यूरोपीय शक्तियों के साथ भी इसी तरह की संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। मेइजी पुनः स्थापना 1868 में शोगुनों का शासन समाप्त हो गया और सलाहकारों को एक नए समूह ने सम्राट के नाम पर शासन करना आरंभ किया। इस प्रकार सम्राट की सर्वोच्चता कम से कम कागजों पर पुनः स्थापित हो गई। सम्राट ने मेइजी की उपाधि ग्रहण की और इन परिवर्तनों को सामूहिक रूप से मेइजी पुनः स्थापना कहा गया। 1868 से 1908 तक जापान एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरा। प्रारंभ में सरकार ने उत्तरदायित्व लेते हुए भारी उद्योग में अत्यधिक निवेश किया। बाद में इन उद्योगपतियों को पूंजीपतियों को बेच दिया गया, जो शीघ्र ही आत्मनिर्भर बनकर उभरे। इसके साथ ही प्रभावी शिक्षा कार्यक्रम ने जापानियों को बहुत तेज़ी से साक्षर बनाना सुनिश्चित किया, जिससे दूरस्थ औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई। शिक्षा कार्यक्रम में उग्र राष्ट्रवाद और सम्राट की पूजा पर जोर दिया गया। इसने लोगों को राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया और बाद में होने वाले साम्राज्यवाद के औचित्य को सही ठहराने से भी सहायता प्रदान की।
1889 में एक नया संविधान बनाया गया जिसके अनुसार मंत्री सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे, न कि डाइट यानी संसद के प्रति। सम्राट सम्राट को दैवतुल्य समझा जाता था। सेना और नौसेना के अधिकारियों की नियुक्ति में मंत्रियों और डाइट की कोई भागीदारी नहीं थी। डाइट के पास सीमित वित्तीय शक्तियाँ थीं। मताधिकार के केवल 3% आबादी को दिया गया था। इस प्रकार जापान के राजनीतिक मामलों पर धीरे धीरे जापानी सेना का वर्चस्व स्थापित हो गया। जापान एक छोटा सा द्वीपीय देश था जहाँ अधिकांश लोग बहुत मामूली मजदूरी पर निर्वाह करते थे। इस प्रकार जापान में घरेलू बाजार का अभाव था। जापान को अपने नए विकसित हो रहे उद्योगों का पोषण करने के लिए निर्यात बाजारों और कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसकी तलाश में उसे उपनिवेशवाद का आश्रय लेना पड़ा। कोयला और खनिज के समृद्ध भंडारों के कारण मंचूरिया बहुत महत्वपूर्ण था। साथ ही यह प्रशांत महासागर तक पहुंच भी प्रदान करता था। 1858 के बाद से मंचूरिया पर रूस के नियंत्रण से जापान असंतुष्ट था। चीन जापान युद्ध 1894 से 95। यह युद्ध मुख्यतः कोरिया के लिए लड़ा गया था, जो अब चीन के नियंत्रण में था। हार के पश्चात चीन ने कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। जापान ने 1910 में कोरिया पर अधिकार किया। इसके अतिरिक्त चीन को दक्षिण चीन के कुछ क्षेत्र जापान को देने हेतु विवश किया गया। फॉर्मोसा यानी ताइवान पर जापान के अधिकार कर लिया। इस युद्ध के पश्चात दक्षिण चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप पर जापान ने कब्जा कर लिया। यह द्वीप आज भी चीन और जापान के मध्य विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मंचूरिया भी जापान के आर्थिक प्रभाव में आ गया। रूस जापान युद्ध 1904 से 5। यह युद्ध मंचूरिया पर अधिकार के लिए लड़ा गया था। जापान इस युद्ध में विजयी हुआ और चीन में स्थित रूस संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार और अधिक चीनी क्षेत्र जापान के नियंत्रण में आ गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जापान को दक्षिण मंचूरिया में विशेषाधिकार की स्थिति प्राप्त हो गई, अर्थात दक्षिण मंचूरिया को जापान ने अपने प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया और उसे ऑर्थर बंदरगाह भी प्राप्त हो गया। 1905 में जापान ने स्वतंत्र कोरिया को अपने संरक्षित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया और लियोतुंग प्रायद्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। रूस ने सखालिन द्वीपों का आधा क्षेत्र जापान को सौंप दिया। जापान ने 1910 में कोरिया पर अधिकार स्थापित कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान चीन को अपने संरक्षित राज्य में परिवर्तित करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में वह विफल रहा। जापान ने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और मांचुकुओ के कठपुतली राज्य की स्थापना की। चीन जापान युद्ध 1937 से 45। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। बाद में यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का भाग बन गया। ये मैप देख सकते हैं, जापान और चाइना के कुछ भाग को दिखा रहा है। ये टापू जैसा एक द्वीप है जापान। जापान और चाइना, पैसिफिक ओशियन। 1930 के दशक की शुरुआत में आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के कारण जापान में सैन्य तानाशाही की स्थापना हुई। इसने चीन में अपने साम्राज्यवादी अभियानों को बढ़ावा दिया। 1921 के मध्य तक जापान आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था। जापान प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 से लाभान्वित हुआ था, क्योंकि युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई थी और वर्साई की संधि को लेकर हुए विवादों में व्यस्त थी। यूरोपीय देशों की आर्थिक कमजोरी ने उनके निर्यातों को कम प्रतिस्पर्धी बना दिया। इसके साथ ही वे सैन्य रूप से भी कमज़ोर हो चुके थे और इस कारण जापानी आक्रामकता पर लगाम लगाने की स्थिति में नहीं थे। जापान के साम्राज्यवादी अभियान पर लगाम लगाने के लिए एकमात्र पर्याप्त शक्तिशाली देश अमेरिका था, लेकिन वह स्वयं प्रथम विश्व युद्ध से निराश था और अलगाव की नीति का पालन कर रहा था, जिसके कारण अमेरिका वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का पालन कर रहा था और किसी भी कीमत पर किसी भी अन्य देश के साथ सैन्य संघर्ष को टाल रहा था। फलस्वरूप जापान ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 तक मित्र देशों को नौवहन और अन्य वस्तुओं का निर्यात करके जापान आर्थिक रूप से लाभान्वित हुआ था।
उसे निर्यात बाजारों में विशेषकर एशिया में यूरोपीय कंपनियों को प्रतिस्थापित कर दिया और ऐसी वस्तुओं के सप्लाई ऑर्डर्स प्राप्त करने लगा जिसकी आपूर्ति यूरोपीय नहीं कर सकते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान का सूत निर्यात 3 गुना हो गया था और व्यापारी जहाज दोगुने हो गए थे। जापान की सामाजिक स्थितियां भी उनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए उत्तरदायी थी। सेना और रूढ़िवादी जैसे समाज के प्रभावशाली वर्ग लोकतंत्र के विरुद्ध थे और प्रायः सरकार की आलोचना करते थे। सेना चीन के प्रति सरकार के नरम और सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण के विरुद्ध थी, क्योंकि वह औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चीन में चल रहे गृह युद्ध का लाभ उठाना चाहती थी। सैन्य तानाशाही की स्थापना में जापान की आर्थिक स्थिति ने भी भूमिका निभाई। आर्थिक उत्कर्ष 1921 तक समाप्त हो गया था, क्योंकि यूरोपीय देश आर्थिक रूप से पुनः संभल गए थे और अब अपने खोए निर्यात बाजारों पर पुनः कब्जा कर रहे थे। जापान में बेरोजगारी बढ़ गई और किसान भरपूर फसल के कारण चावल की कीमतों में हुई तीव्र कमी से प्रभावित हुए। मजदूरों और किसानों के प्रदर्शनों को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे भी सरकार के विरुद्ध हो गए थे। वैश्विक आर्थिक संकट ने इन घटनाओं के उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया, क्योंकि आयातक देश आयात के लिए भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे, जिससे जापानी निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मंचूरिया में चीनी कंपनी जापानी कंपनियों का स्थान लेने का प्रयास कर रही थी और यहाँ पर जापानी व्यापार और कारोबार खतरे में था। 1929 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में यह असहनीय था। सरकार की जानकारी के बिना सेना ने 1932 में मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण का विरोध करने पर 1932 में प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। 1945 तक जापान की सेना ने देश पर फांसीवादी तरीके से शासन किया। सम्राट को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी, लेकिन वह भी जापानी साम्राज्यवाद को नियंत्रित करने में विफल रहा, क्योंकि उसे भय था कि उसके आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार 1930 के दशक में होने वाले जापानी साम्राज्यवाद के लिए जापान की सेना उत्तरदायी थी। इसके अतिरिक्त आर्थिक समस्याएं और जापान का एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र जापानी साम्राज्यवाद की वृद्धि के लिए उत्तरदायी था। अब अगला चैप्टर है साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिका, एक्सपेंशन ऑफ पावर इन सेंट्रल अमेरिका एंड द कैरिबियन अप टू 1917। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये मैप दे सकते हैं। उस समय बहुत बड़ा शक्ति के रूप में यूएस उभर चुका था। 1865 से 1895 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। इसके विशाल घरेलू बाजार के कारण कुछ समय तक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव महसूस नहीं किया गया। इस घरेलू बाजार के कारण इसका काफ़ी अधिक उत्पादन आंतरिक रूप से उपभोग कर लिया जाता। विशाल घरेलू बाजार का कारण 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में यूरोपीय और अन्य समूहों का बड़े पैमाने पर उत्प्रवास था, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या में वृद्धि हुई। एक अन्य कारण अलगाव की नीति थी, जिसके चलते यह विश्व मामलों में सामान्यतः कम रुचि लेता था। लेकिन 1890 के दशक तक अमेरिका एक नई साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरा। इसका मुख्य कारण यह था कि औद्योगिक क्रांति ने निर्यात बाजारों और कच्चे माल के लिए मांग प्रेरित थी। अमेरिका ने भी श्वेत व्यक्ति के कंधों पर बोझ की अवधारणा का उपयोग किया और विश्व के विभिन्न देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण के रूप में आधुनिक सभ्यता के प्रसार का तर्क दिया। प्रकृति के नियम के रूप में शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा निर्बलों का प्रभुत्व का औचित्य से ही ठहराया गया। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का विस्तार काफ़ी पहले ही आरंभ हो चुका था। प्रशांत क्षेत्र में उपनिवेश से संबंधित अध्याय देखें। 1890 के दशक में जब यूरोपीय देश चीन का बंटवारा करना चाहते थे, तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका को लगा कि वह इस बंदरबाट के पीछे रह जाएगा। अतः उसने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। इसका निहितार्थ यह था कि चीन में सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के समान अधिकार होंगे और कोई भी साम्राज्यवादी शक्ति किसी भी क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में उद्धृत करते हुए दूसरी शक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। इस प्रकार चीन एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश बन गया।
बॉक्सर युद्ध 1899 से 1900 के दमन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना भी यूरोपीय शक्तियों के साथ शामिल थी। 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संपूर्ण अमेरिकी महाद्वीप पर अपने प्रभुत्व की घोषणा की। उसने स्वयं को पूरे अमेरिका में व्यवहारिक रूप से संप्रभु घोषित कर दिया और कहा कि उसके आदेश को कानून माना जाना चाहिए। उसने ब्रिटेन को वेनेजुएला और ब्रिटिश गयाना वर्तमान गुयाना के बीच के क्षेत्रीय विवाद में मध्यस्थता हेतु सहमत होने के लिए विवश कर दिया। अमेरिका चीन में रूसी वर्चस्व के विरुद्ध था। 1904 से 5 में रूस जापान युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मध्यस्थता की और इस युद्ध में जापान ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था उन पर उनके वर्चस्व को स्वीकार करने के लिए रूस को राजी किया। रूजवेल्ट ने जापान के साथ एक गुप्त समझौता भी किया, जिसके फलस्वरूप अमेरिका को उस क्षेत्र में निर्बाध रूप से व्यापार करने की सुविधा मिल गई। इस प्रकार अमेरिका ने जापान के प्रति तुष्टीकरण की नीति आरंभ की। इसने जापान के साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया और जापान के लिए प्रशांत महासागर की प्रमुख शक्ति और अमेरिका का प्रतिद्वंदी बनाना संभव बनाया। मुनरो सिद्धांत का परिणाम 1904 में मुनरो सिद्धांत 1823 का विस्तार किया गया। रूजवेल्ट ने अब तर्क दिया कि अमेरिका को न केवल लैटिन अमेरिकी मामलों में यूरोपीय हस्तक्षेप का विरोध करने का अधिकार है, बल्कि दक्षिणी अमेरिकी देशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार है। 1906 से 1909 के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने क्यूबा में कानून और व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए हस्तक्षेप किया। कोलंबिया में पनामा नहर 1914 में पूरी हुई। इसमें अमेरिका के व्यापार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला। इस नहर ने प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बीच संपर्क संभव बनाया। पहले अमेरिका ने नहर का निर्माण कर रही फ्रांसीसी कंपनी के शेयर खरीदे। जब कोलंबियाई सरकार ने अमेरिका के साथ समझौते की शर्तों का विरोध किया तो अमेरिका ने पनामा में एक क्रांति की साजिश रची और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर, लेकिन वास्तव में कोलंबिया को इस तथाकथित क्रांति को दबाने से रोकने के लिए पनामा में अमेरिकी सैनिक भेज दिए। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही पनामा को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। पनामा की नई सरकार ने अमेरिका के साथ पनामा नहर के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की शर्तें अमेरिका के लिए उन शर्तों से भी अधिक अनुकूल थी जो पिछले समझौते में कोलंबिया के सामने रखी गई थी। दक्षिण अमेरिका में नौ उपनिवेशवाद। रूजवेल्ट के बाद आने वाले राष्ट्रपतियों अर्थात विलियम हॉवर्ड टैफ्ट और वुडरो विल्सन ने अमेरिकी कंपनियों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने और इन निवेशों की सहायता से लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में लाने की नीति का पालन किया। अमेरिका ने लोकप्रिय रूप से निर्वाचित नेता मैड्रो 1910 में निर्वाचित 1913 से हटाकर हत्या कर दी गई के विरुद्ध तख्तापलट में सहायता करके मैक्सिको में हस्तक्षेप किया। इस घटना के बाद मैक्सिको निवासी अमेरिका के शत्रु बन गए। मैक्सिको 1821 में स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, अभी चैनल पर नए हैं और बहुत ही जल्दी इस चैनल पर बहुत बड़े स्तर पर एक फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें इस प्लेटफॉर्म पर सबको फ्री में मुफ्त ही पढ़ाया जाएगा और हमारी टीम बहुत ही जल्दी बनने वाली है। अभी फ़िलहाल हम लोग के बीच में एक गठबंधन की शुरुआत हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।